स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ये बात बार बार कही जाती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट से ज्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, और आज के सेशन के अंदर हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें पहली बात नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे आ सकती है। इसी के अंदर बेसिकली मैं कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर पहली बात हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट देने में नाकाम रहे, दूसरी बात जिसके अंदर हम जिन मॉडल्स के जरिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है दे पाए हैं। तो बेसिकली इस सेशन के अंदर इन कुछ मुद्दों के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। ये जो पर्टिकुलर सेशन होगा, दिस पर्टिकुलर सेशन इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, बिकॉज सोसाइटी के पार्ट के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक थीम है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। खास करके जो ट्राइबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वही जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है दैट इज फ्रॉम द पेपर सेकंड परस्पेक्टिव, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से ये मुद्दा दोबारा फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो पर्सपेक्टिव है, बिकॉज देर आर मेनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया, और इसके क्या चैलेंजेस हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ, तो ये पेपर थर्ड के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक सेशन होने वाला है, दिस सेशन इट इज गोइंग टू बी वेरी कंप्रीहेंसिव फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगेन जैसे मेरे बाकी सेशंस हैं, मैं बहुत ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को जो है वो लेके चलता हूं। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर एक चीज को देखा जाता है, हर एक डेटा को जो है वो एनालाइज किया जाता है, और इसके अंदर भी हम बेसिकली वही जो है वो बात करने वाले। अगेन एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो स्टडी IQ के P2I बैचेस हैं, दे हैव बीन लॉन्च्ड, और उसके लिए जो है वो इफ यू हैव नॉट क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और आप चाहते हैं कि अगले साल जो है वो आप मेंस एग्जामिनेशन दें, तो अगेन उसके अंदर बड़े सरल तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से जो है वो प्रेपरेशन करवाई जाती। तो आप जो है वो स्टडी IQ के पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं एंड P2I बैचेस को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और जो मेरा कोड है दैट इज ADS लाइव, आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस जो है वो हम मुद्दे की बात के ऊपर जो है वो आते हैं। और जो मुद्दा है वो ये है कि आपके पास जो है वो पहली जो बात आती है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट आखिरकार होती क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने या फिर हम जो है वो UNDP की माने, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर आपके पास सोसाइटी के अंदर हर एक सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट भी करता है, और इवेंचुअली हर एक सेक्शन उससे बेनिफिट भी होता है। हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें, हम एक ऐसा सामाजिक तंत्र क्रिएट करें जिसके साथ की सोसाइटी का हर एक सेक्शन उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, पहली बात। दूसरी बात, उससे उस पार्टिसिपेशन से उसको जो है वो काफी बेनिफिट भी हासिल हो। तो इस चीज को हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। अब ऐसा इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो बना दिए। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो हमने सिंपल सी एक ट्रेनिंग जो है वो देके छोड़ दी, बता दिया कि आपको किस तरह से जो है वो कैंटीन चलानी है, या फिर लेट से आपको जो है वो किस तरह से ये छोटे मोटे जो है वो काम करने हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कैसे करना है। अब कुछ औरतें जो है वो मिलेंगी और वो जो है वो अपना एक उद्योग क्रिएट करेंगी। अब उस उद्योग के अंदर देयर विल बी अ टीम वर्क, अलग अलग जो सेक्शंस हैं वो अपना जो टीम वर्क है वो करेंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और उसी के साथ साथ उससे बेनिफिट भी होगा। तो हमने एक उद्योग जो है वो खोल के दे दिया, और इस कार्यशीलता को, इस प्रणाली को जो है वो हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सी बात है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर नेचर की बात करें तो तीन टर्म्स जो है वो इसके अंदर आती हैं। पहला है प्रो पुअर। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमेशा प्रो पुअर होगी, यानी कि हम ऐसे सेक्शंस के अंदर लगाएंगे इस कार्य प्रणाली को
जिसके अंदर की जो आपके पास फाइनेंसेस हैं या फिर जिनके पास जो है वो इकोनॉमिकल रोबस्टनेस जो है वो कम है। दूसरी जो बात आती है वो ये है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत ही कंप्रीहेंसिव होती है। कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं, हम उसके अंदर सोसाइटी को भी देखेंगे, हम उसके अंदर जो मॉरल वेज हैं, सोसाइटी जिस तरह से फंक्शन करती है, हम उसको भी देखेंगे। और तीसरी बात, ये जो है वो बेसिकली शेयर्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करता है। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं वो किसी कंपनी की तरह जो है वो कुछ ही लोगों के पास चले जाएं और बाकी लोगों को जो है वो डिप्रेस किया जाए उससे। ऐसा नहीं होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसीलिए इसका जो नेचर हमेशा रहेगा वो प्रो पुअर रहेगा, कंप्रीहेंसिव रहेगा, और ये जो है वो शेयर्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो हमेशा बात करे। तो ऐसी जो डेवलपमेंट है इसकी दरकार है नॉर्थ। फिर उसके बाद बेसिकली जो अगली चीज आती है वो ये है कि आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होती है जा रही है। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट है इट इज कवरिंग द 8% ऑफ इंडियाज मास। अगर हम सिंपल एक जो है वो स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल भी उसकी बना ले, जिसके अंदर की तकरीबन इंडिया की 4% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन उसी के साथ साथ उसी 4% पॉपुलेशन के अंदर आपके पास 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। और आपके पास जो है वो अगर हम मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की बात करें, इसके अंदर तकरीबन 85% से ज्यादा जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसके अंदर अगेन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर जो कस्टमरी रूल्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्राइबल सोसाइटी। और उसी के साथ साथ ये देखा जाता है कि जो हम एक बॉटम सॉरी जो एक जो है वो टॉप टू बॉटम हम एक डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि जो पॉलिसीज हमने मेनलैंड इंडिया के अंदर बना दी वो पॉलिसीज जो है वो हम आपके पास ट्राइबल इंडिया के अंदर नहीं चलती हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं चलती हैं। तो वी नीड अ बॉटम अप पॉलिसी या फिर बॉटम टू टॉप पॉलिसी। फिर उसके बाद बात आती है कि डेवलपमेंटल पॉलिसीज ये जो है वो आपके पास दे शुड बी वेरी सेंसिटिव टू द ट्राइबल पॉपुलेशन। उसी के साथ साथ ये तो है हमने कल्चरल कंटेक्स्ट से यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल कंटेक्स्ट से इसको देख लिया। दूसरी जो चीज आती है वो ये है कि तकरीबन 70% जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है नॉर्थ ईस्ट, वो जो है वो आपके पास हिली है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। उसी के साथ हमें यह दिखाई देता है कि सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी एक ही रीजन के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करती है, एक ही रीजन के ऊपर जो है वो नियमित रहती है। दैट इज द चिकन्स नेक सिरीगुली कॉरिडोर। ठीक है, उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट आपके पास एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लो है, ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज जो हैं बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो इसके अंदर जो पॉलिसीज लगाई जाती हैं वो जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी को देखते हुए लगाई जाती हैं। उसके अंदर जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाली प्रणाली है जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग नजर आती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो नॉर्थ ईस्ट की एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करती है। फिर उसके बाद अगर हम सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को देखें तो आपके पास अगेन हर एक स्टेट जो है वो आपको डाइवर्स दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो अगेन इट इज क्वाइट डेविएंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स। लिटरेसी रेट जो है वो अगेन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 65% रह जाता है। ऑन द अदर हैंड आसाम की जो प्रोफाइल है वो बाकियों से काफी ज्यादा डाइवर्स नजर आती है। इसके अंदर जो पॉपुलेशन रेट है या फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास सेक्स रेशियो, इसकी जो प्रोफाइल है दैट इज डिफरेंट। मणिपुर इट इज एंटायरली डिफरेंट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेक्स रेशियो। तो इस तरह से अगेन जो आपके पास एक इंटर स्टेट डाइवर्सिटी है
इट इज क्वाइट रोबस्ट, जिसकी वजह से हमें जो है वो कुछ ऐसी चीजें जो है वो नजर आती हैं कि देयर इज ह्यूज वेरिएशन इन दी डेंसिटी। आसाम जो है वो आपके पास अगेन 397 इन दी पॉपुलेशन डेंसिटी। अरुणाचल प्रदेश जो है वो सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर रह रहे हैं। उसी के साथ साथ जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, दी हाई लिटरेसी रेट इट इज देयर इन द मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। उसी के साथ साथ दी स्टेट्स लाइक मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अगेन उनके अंदर क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो उनको ट्राइबल सेंट्रिक पॉलिसीज की जो है वो जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की जब बात होती है तो खास करके जो नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बच्चे हैं वो ये कहते हैं दैट आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट, आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्राइब। अब उनका जो कहने का मतलब होता है वो ये होता है दैट नॉर्थ ईस्ट के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। दिल्ली जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को एक ब्लॉक की तरह देखती है। न्यू दिल्ली नॉर्थ ईस्ट को एक ब्लॉक की तरह व्यू करती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेट वाइज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ट्राइब वाइज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वो जो है वो हमने इस प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है, इन दी सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली अगेन हमें जो है वो एक बहुत बड़ी लिगेसी ऑफ निग्लेक्ट जो है वो नजर आती है। ये कैसे हुई? जब 1947 के अंदर पार्टीशन होता है तो बेसिकली ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट जो है वो बाकी दुनिया से कनेक्टेड था विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। तो वहां की जो पोर्ट्स थी वो नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दे रही थी। बट इवेंचुअली जैसे ही बांग्लादेश बनता है तब जो है वो आपके पास इट वाज द ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान बनता है तो आपके पास जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है वो भी टूट जाती है। और आजादी के बाद ही हम ये देखते हैं कि हमारे देश के संबंध जो है वो हमारे पड़ोसी देश से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से बेसिकली अगेन हम बार बार ये देखते हैं कि आपके पास जो है नॉर्थ ईस्ट की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं उसके ऊपर जो है वो लिमिटेशंस जो है वो लग जाते हैं। फिर सारा का सारा जो प्रेशर है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो है वो आ जाता है, चिकन्स नेक के ऊपर आ जाता है। और चिकन्स नेक को जो देखने का हमारा नजरिया था वो आज भी हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से है, तब भी हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से था। और अगेन क्योंकि चिकन नेक को देखने का जो हमारा नजरिया है वो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के साथ था, तो उस वही जो हमारा नजरिया है वो नॉर्थ ईस्ट के प्रति भी जो है वो बढ़ता चला गया। क्योंकि अगेन नॉर्थ ईस्ट, ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता है। तो हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो पीस है वो बना रहे, लेकिन इस सिक्योरिटी के चलते जो एक प्रोग्रेस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है वो पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की एक जो लीगेसी है वो है। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगेन रीजन को सिक्योरिटी प्रिज्म से जो है वो देखा गया है, जिसकी वजह से आपके पास हमेशा अंडर इन्वेस्टमेंट रही रीजन के अंदर। हमने रिसेंटली देखा कि सिक्किम जो है वो एक आउटलायर है। आउटलायर मतलब बाकी स्टेट से काफी पर कैपिटा इनकम उसका काफी तेजी से बढ़ा। द रीजन बिहाइंड इट वाज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जैसे ही सिक्किम के अंदर पुश मिलता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से अगेन जो पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई है, वो काफी जो है वो इंक्रीज करता है। तो हमने जो एक इंडस्ट्री है जो कि पीपल सेंट्रिक इंडस्ट्री बन सकती थी, हमने उसको जो है वो पुश नहीं दिया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुश दिया, हमने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया, एंड बेसिकली अगेन इट रिजल्टेड इनटू द अंडर डेवलपमेंट। एंड देन देयर वाज सेंट्रलाइज्ड वन साइज फिट ऑल अप्रोच कि आपके पास जो चीजें हम नई दिल्ली के अंदर या फिर इंडियन मेनलैंड के अंदर कर रहे हैं वही चीजें एज इट इज उठा के जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगा दीजिए एंड हेंस यू विल गेट दी सक्सेस। फिर उसके बाद अगेन जो आपके पास लोकल एस्पिरेशंस हैं उनको हमने कभी जो है वो जगह नहीं दी।
अगर हम खास करके नेहरूवियन एरा और नेहरूवियन एरा के बाद देखें तो कहने को तो नेहरूवियन एरा जो है वो नेहरूवियन पंचशील के ऊपर चल रही थी, जिसके अंदर नेहरू जी कहते थे कि आपके पास लोगों की सुनी जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कहनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई दिया है हमें। कहनी के अंदर हम बार बार नेहरूवियन पॉलिसीज की बात करते रहे, हम जो है वो ऑटोनॉमी की बात करते रहे, लेकिन इवेंचुअली जितना जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगा है, उतना जो है वो किसी और ने शायद नहीं सहा हो। तो आपके पास जो लोकल एस्पिरेशंस हैं उनको हमने बार बार नेग्लेक्ट किया, एंड दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ विशियस साइकिल, जिसके अंदर जो है वो अगेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, लोग जो है वो पॉवर्टी की तरफ आ रहे हैं, और जिसकी वजह से अगेन जो ड्रग ट्रेड है और जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना होने की। फिर उसके बाद एक्सक्लूजन कैसे होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगेन जो पहली चीज आती है इसी के अंदर, दैट इज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड द लिवलीहुड चैलेंज। खास करके अगर हम बात करें कि आपके पास जो नेचुरल वेल्थ है नॉर्थ ईस्ट के पास, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इट इज वेरी रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। खास करके अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जिसको बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से ग्रो किया जा सकता है, बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से जिसको डेवलप करके आप लोग जो है वो अपनी जरूरतों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अगेन क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन है, इस वजह से आपके पास एक जो इकोनॉमिकल पावर आनी चाहिए, एक जो ग्रोथ फैक्टर वहां पे आना चाहिए, वो ग्रोथ फैक्टर नहीं आ रहा है। अगेन ग्रोथ फैक्टर ना आने की वजह से, इंसर्जेंसी बढ़ने की वजह से दोबारा फिर से जो है वो इट पुशेस अवे द इन्वेस्टर्स जो है वो अंदर नहीं आते हैं। कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे आप कश्मीर की बात करें, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां पे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसर्जेंसीज हुई हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भागी हैं वहां से। तो जो कुछ एलिट्स जो है वो वहां पे रह जाते हैं, सिर्फ उनके पास जो है वो आपके पास, उनके पास पैसा बच जाता है, बाकी जो ज्यादातर लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो धकेले जाते हैं। और वही चीजें जो है वो सिंपली नजर आती हैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटीज की बात करें, आसाम के अंदर जो है वो पर कैपिटा इनकम इट इज 1,18,000, मेघालय के अंदर आपके पास 98,000, मणिपुर के अंदर 84,000, नागालैंड के अंदर 1,42,000। इट इज वे 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 बिलो टू कर्नाटका एंड हरियाणा, इट इज वे बिलो टू दैट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल वेल्थ जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी की वजह से जो है वो ये हाल है। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम इट्स अ पॉजिटिव आउटलायर। क्यों? बिकॉज अगेन मैंने बात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बड़ा अच्छा पुश मिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो है 7,07,000। इतना ज्यादा पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में, और इसको इतना ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, दैट इज 3 times मोर देन द नेशनल एवरेज। तो आपके पास जो है वो आपके पास इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद बात आती है पावर्टी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की, अगेन बहुत ज्यादा। मणिपुर के अंदर तकरीबन 4.7% का अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, मेघालय के अंदर यही 6% की फिगर चली जाती है, दैट इज वेरी हाई फ्रॉम द नेशनल एवरेज, जो कि आपके पास 3.2 का है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वो अगेन इट्स वेरी हाई, आसाम के अंदर 13.3% का है। इंडिया का अगर हम एवरेज मान लें तो वो 5.4% का आता है। तो ये जो फिगर्स हैं अगेन काफी अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जो है वो
इशारा करते हैं। सबसे बड़ा इशू यही है कि हमने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया। हमने नॉर्थ ईस्ट को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा। एक ही तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी फोकस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो हम वहां पे फोकस पुश करते रहे हैं। फिर अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। द रीजन इज the potential of the northeast that has been created by the educational infrastructure। इसके अंदर अगेन क्रिश्चियन मिशनरीज का काफी बड़ा हाथ रहता है हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने कुछ स्कूल्स बनाए, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट्स बनाए जो कि अभी भी वहां पे काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओज का हाथ मिलता है, कुछ एनजीओ रन स्कूल्स का हाथ मिलता है। तो आपके पास बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो है वो many states despite the low income, उनके पास जो, अगर हम एचडीआई की फिगर्स जो है वो देखते हैं तो वो अच्छी मिलती हैं। सिक्किम के अंदर 0.7, मिजोरम के अंदर 0.70, अरुणाचल मणिपुर के अंदर 0.6, इंडिया का एवरेज जो है वो 0.644 है। डिस्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक रियलिटीज, डिस्पाइट ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्पाइट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपके पास जो है वो अगेन हम इस चीज को जो है वो देखते हैं। अगेन अगर हम अब रिसेंटली हमने ये देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो है वो वेलफेयर स्कीम्स को पुश करना स्टार्ट किया है, ट्राइबल ऑटोनॉमी को पुश करना स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे सिक्किम के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पुश जो है वो हमें दिखाई देता है। कुछ अगेन छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो है वो हमने लेने शुरू किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया है मेघालय में। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, छोटी छोटी माइक्रो स्कीम्स जो है वो हमने लॉन्च की हैं अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। उसी की वजह से आप जो है वो देखते हो दैट देयर इज इनॉर्मस शिफ्ट। जितना आपके पास जो है वो मेनलैंड इंडिया के अंदर नहीं आ पाता है, उतना आरओआई जो है वो नॉर्थ ईस्ट देता है। अरुणाचल प्रदेश अगेन आपके पास जो है वो एक ही साल के अंदर इन्हीं इनिशिएटिव की वजह से 8 पॉइंट्स का चेंज आया है। आसाम के अंदर अगेन 8 पॉइंट्स का, मणिपुर 8 पॉइंट्स का, मेघालय 5 का, मिजोरम 7 का, नागालैंड 6 का चेंज। तो इस तरह से अगेन आरओआई इट इज ह्यूज। फिर उसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स हैं वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। पहली बात है रोड डेंसिटी। ये रोड डेंसिटी इन द नॉर्थ ईस्ट इट इज गुड, 52 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर, जो कि आपके पास इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा स्पार्स है और जो रोड्स की कंडीशन है वो काफी पुअर मिलती है इंस्पेक्शन के ऊपर या फिर ऑडिट्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम रेलवे डेंसिटी की बात करें तो इंडिया से आधी है, आधी है इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दैट इज 10 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके अंदर बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर जो मेनलैंड इंडिया है उसके अंदर जो है जो एवरेज है दैट इज 21 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। पावर शॉर्टेजेस ये जो है वो ऑलमोस्ट मणिपुर जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर पावर शॉर्टेजेस दे आर ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर देन व्हाट द इंडियन एवरेजेस। इंडियन एवरेज है 0.7% की अकॉर्डिंग टू 2016 फिगर्स। जो लेटेस्ट मुझे डेटा मिला है मैंने वही जो है वो उठा लिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इट इज 3.5, 5 गुना ज्यादा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो है वो पिछड़ा है। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर पुश दिया जाए अकॉर्डिंग टू दी रीजनल एस्पिरेशंस, थोड़ा सा जो है वो आपके पास इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स को पुश दिया जाए। मनी जो आपके पास अगेन इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है और उसी के साथ साथ जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना होने की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बाद बात आती है कि आपके पास जो है जो रिसेंटली हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, अगेन व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे आर फाइंडिंग आउट। जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी बात आती है दैट इज द हाई कॉस्ट इकोनॉमी। द रीजन इज द हिली ट्रेन, द ज्योग्राफी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट।
70% जो है वो आपके पास हिल्स हैं। तो इस केस के अंदर वेयर दी 70% दे आर दी हिली रीजन्स, तो यहां पे ट्रांसपोर्ट और जो एनर्जी सप्लाई है या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अवर्जन की, अगेन जो लॉजिस्टिक सप्लाई है दैट इज वेरी पुअर। ठीक है, जो मार्केट कनेक्टिविटी है या फिर लोगों की जो मार्केट एक्सेसिबिलिटी है, अगेन वो बहुत ज्यादा खराब है। उसी के साथ साथ अगर हम इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगेन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है दैट इज क्वाइट स्लगिश। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम मार्केट आइसोलेशन की बात करें, अगेन अगर कोई इंडस्ट्री लगती भी है तो मार्केट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उसके फेल्यूर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ साथ आपके पास जो है वो बेसिकली एक डिपेंडेंसी जो है वो आपके पास बन जाती है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाव बनता है नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट क्यों हमेशा हमारी तरफ देखता रहता है। नॉर्थ ईस्ट का भाव हमेशा यह बनता है कि सेंट्रल सरकार या फिर नई दिल्ली की सरकार जो है वो हमें सही तरीके से नहीं देखती है, हमें जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि टाइमली डिलीवरी जो है वो अगेन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत कम है। क्यों कम है? बिकॉज अगेन देयर आर मेनी रीजंस अबाउट इट। द फर्स्ट एंड द प्राइमरी रीजन इज द हाई कॉस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर एंगेज करने को तैयार ही नहीं है, डिस्पाइट दी हाई अमाउंट ऑफ दी ROI जो कि हमने सिक्किम के अंदर करके दिखाया हुआ वो। ठीक है, तो इवेंचुअली वी वांट अ वेरी राइट पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी इन नॉर्थ ईस्ट। फिर उसके बाद इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर देयर इज अ पैरेलल इकोनॉमी दैट हैज बीन रनिंग, जिसको हम कहते हैं द एक्सटॉर्शन इकोनॉमी। एक्सटॉर्शन इकोनॉमी जो है वो अगेन इन 2004, मेरे पास 2004 का रीसेंट डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेटा द एक्सटॉर्शन इकोनॉमी इट वाज 22.3%, 22.3% ऑफ दैट रीजन्स GDP। मणिपुर के अंदर यह देखा गया कि ऑफिशियल्स जो है वो तकरीबन 25% जो है वो अपना आय का, अपना जो इनकम है उसका जो है वो इंसर्जेंट्स को देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ग्रो करता है। और अगेन जो पुअर हैं वो दलते चले जाते हैं, वो दबते चले जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस एक्सटॉर्शन इकोनॉमी को देखते हुए अगेन प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहेगा कि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए, वहां पे इन्वेस्टमेंट करे जहां पे आपके पास जो है वो देयर इज अगेन दी ह्यूज कॉस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जो कि अगेन आपके पास सीधा सीधा जो है वो इन्वेस्टमेंट अवर्जन जो है वो क्रिएट कर रही है। फिर उसके बाद बात आती है द पीस डिविडेंड। पीस डिविडेंड का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपके पास वायलेंस की वजह से बेसिकली क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो देयर इज द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन वायलेंस। ठीक है, जिसके अंदर की हमने ये देखा कि जो इंसिडेंट्स होते थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2014 से लेके 2023 तक वर्सेस अगर हम कंपेयर करें 2004 से लेके 2014 तक, तो इंसिडेंट्स जो हैं वो आपके पास 73% तक नीचे गिर चुके हैं। उसी के साथ साथ जो आपके पास सिविलियन डेथ्स थी वो 86% तक नीचे गिरी हैं। आर्म्ड फोर्सेस की जो डेथ्स होती थी, उनकी जो शहीदियां होती थी वहां पे, वो भी 72% तक जो है वो आपके पास गिरी है। तो अगेन वी आर सीइंग कि नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे जो है वो पीस की तरफ चला जा रहा है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है वो दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर होने वाली पीस अकॉर्ड्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो मीजो अकॉर्ड है
दैट हैज बिकम द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर पीस इन द नॉर्थ ईस्ट। उसकी वजह से इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन हुआ, जिसकी वजह से मिजोरम के अंदर आपको जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेन्ड डेवलपमेंट एटलीस्ट जो है वो दिखाई देता है। उसी के साथ साथ आपके पास जो बोडोज के साथ और कर्बीज के साथ जो है वो अकॉर्ड हुआ है, उसका भी सिमिलर पोटेंशियल जो है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन इसी के साथ साथ देयर आर सर्टेन पीस अकॉर्ड जो कि काफी हद तक जो है वो आपके पास फेल करी है। जैसे फॉर एग्जांपल नागा पीस प्रोग्रेस, ये अभी भी बहुत ज्यादा स्लगिश दिखाई दे रहा है हमें। जो एथनिक टेंशंस हैं खास करके मणिपुर के अंदर, वो जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसी बीच में हमने जो अपनी एक पॉलिसी ओरिएंटेशन है वो चेंज की। अब हम बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी से हम जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया ज्यादातर अपना जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट की इंक्लूसिव डेवलपमेंट से हटा के वो जो है वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो लेके जा रहा है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सके, उसके अंदर ट्रेड बढ़ाया जा सके, उसका जो है वो एक तरह से कल्चरल इंटीग्रेशन किया जा सके। बट इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है वो ये नजर आती है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे, नॉर्थ ईस्ट की इंडिजिनस इकोनॉमी के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट कहीं लैंड ब्रिज बन के जो है वो रह ना जाए, कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट कॉरिडोर बन के ना रह जाए, जिसके अंदर कुछ लोग जो है वो उसका फायदा उठा पाएंगे, कुछ एलीट लोग उसका फायदा उठा पाएंगे, एंड जो बाकी लोग हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। और हम देख पा रहे हैं दैट रिसेंटली कालादान प्रोजेक्ट, जो कि आपके पास कोलकाता, मिजोरम और मणिपुर को जो है वो कनेक्ट करता है, और कोलकाता मिजोरम को मणिपुर के साथ वाया जो है वो कनेक्ट करता है, वो जो है वो आपके पास बनाया जा रहा है। और जुलाई 2025 के अंदर हम इसकी कंप्लीशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है क्या चैलेंज है कि आपके पास जो है वो अगेन देयर इज अनरेस्ट इन द म्यांमार। फिर उसके बाद अगेन IMT हाईवे जो है वो लगाया जा रहा है मणिपुर से लेके थाईलैंड तक, 70% कंप्लीट हो चुका है। नेशनल वाटरवेज सेकंड एंड नेशनल वाटरवेज 16 वो इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट को जो है वो पुश करेगा। और इसके अंदर जो है वो हमने 606 करोड़ जो है वो लगाए हैं, अपना इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार ने किया है। उसी के साथ साथ जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं की जाती तो हम जो है वो ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर नहीं पुश की जाती तो बेसिकली आपके पास जो है वो कहीं नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक लैंड ब्रिज की तरह जो है वो बन के ना रह जाए। और इसके लिए जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास देयर शुड बी अ वेरी इंक्लूसिव गवर्नेंस, देयर शुड बी अ वेरी इंक्लूसिव पॉलिसी प्लस पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, पोस्ट लैंड एक्विजिशंस नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिनिमल होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके पास जो कल्चरल ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल भी लूज नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो आपके पास जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनको और ज्यादा रोबस्ट करना पड़ेगा, लोगों के अंदर ट्रस्ट जगाना पड़ेगा कि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे हेटने के लिए नहीं आई है, सरकार आपका डेवलपमेंट करने के लिए आई है। और अगेन ये जो पैसे हेटने वाला एग्जांपल है वो हमने देखा है रिसेंटली। ठीक है, सो देयर वाज न्यामजंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, रिसेंटली न्यूज में था। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आपके पास अगेन इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को जो है वो नहीं देखा गया, कल्चरल हेरिटेज को नहीं देखा गया इसको बनाते वक्त, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इट हैज रिजल्टेड इन द फेल्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे नॉर्थ ईस्ट में। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज ऑन द ग्राउंड। जैसे फॉर एग्जांपल MSME एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो अगेन MSME एम्पावरमेंट के लिए हमने पार्टनरशिप की थी एग्जिम बैंक के साथ, और इसके अंदर हमने 210
बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दिलाई, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि कामधेनु इंडस्ट्रीज गुवाहाटी, दैट इज विमेन लेड फूड बिजनेस, वो जो है वो आपके पास बना है। बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बहुत अच्छी मार्केट इंटीग्रेशन जो है वो हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद इन दी हैंडलूम सेक्टर वी हैव अगेन एपी उनायर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन वी लिंक्ड द आर्टिजन क्लस्टर्स इन आसाम एंड मणिपुर टू रेमंड, जो बड़ी कंपनीज हैं। सिमिलरली अनीता डोंगरे के साथ जो है वो हमने इनका कोलैबोरेशन करवाया, जिसकी वजह से अगेन वी सी कि विजिबिलिटी जो इंडिजिनस क्राफ्ट है उसकी बढ़ी है। उसी के साथ साथ जो वैल्यू एडिशनल चेन्स हैं वो भी जो है वो इसके अंदर स्ट्रेंथन हुई हैं। सिमिलरली हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सिक्किम के अंदर काफी रोबस्ट किया। कैसे रोबस्ट किया? विद द हेल्प ऑफ द सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट वाज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो इसके तहत हमने जो है वो अगेन लिवलीहुड जनरेशन किया, और आपके पास जो है वो अगेन जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस है और उसकी अफोर्डेबिलिटी को जो है वो अगेन हमने इजी किया, ठीक है। उसी के साथ साथ मेघालय के अंदर कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है, वो जो है वो आपके पास चलता है, जिसके अंदर जो है वो अगेन वी सी कि कम्युनिटी वाज डेवलप्ड रोबस्टली, और अगेन आपके पास जो है वो उनका जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है वो हुआ है। कम्युनिटी ही जो है वो टूरिस्ट को बुलाती है, वही वीडियोस बनाती है, वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो करती है, वही डिसाइड करती है कि कितने टूरिस्ट को आना है, ठीक है। तो इस तरह से मेघालय के अंदर एक विलेज टूरिज्म जो है और आपके पास एक इको टूरिज्म का जो है वो ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली वी सी द वाटरशेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जो कि हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर 37 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए हैं। अगेन जो एवरेज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है इट इज वेरी हाई, 1.79। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी 28.9% तक जो है वो जहां पे ये बनाए गए वहां पे रोबस्ट हो गई, बढ़ गई। धूम कल्टीवेशन जो है वो इट हैज डिक्लाइंड, सॉइल कल्टीवेशन, सॉइल कंजर्वेशन की तरफ जो है वो लोग बढ़े हैं, इनकम ग्रोथ हुआ है उनका। तो इस तरह से हम बेसिकली इस चीज को जो है वो देख सकते हैं कि अगेन दी इंक्लूसिव डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ, ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हम उसको बाकी दुनिया के साथ साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने उनके सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस को पहले डेवलप नहीं किया, then there will be a problem, then the challenges जो हमें अभी फेस करने पड़ रहे हैं तो वो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी एस्पिरेशंस को कैप्चर करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, हमें उनको आगे बढ़ाना होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।